ओके वेलकम गाइस। हम आज क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन कनेक्टेड कंटेनर्स के पार्ट 2 को यहाँ पे हम देखते हैं। और इसमें हम एक ऐसा प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं जो पार्ट 1 से थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी रखता है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में मेंशन किए कि दो कंटेनर्स है और दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद अ ट्यूब ऑफ निग्लिजिबल वॉल्यूम। और इस कंटेनर में हीलियम है, दूसरे में नाइट्रोजन है। दोनों का टेम्परेचर प्रेशर जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ 1.5 1.5। और वॉल्यूम के बारे में उन्होंने ये बोला है कि इस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम जो है, ये जो कंटेनर है ये इसके 4 टाइम्स ज़्यादा है। इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 4 टाइम्स फर्स्ट वाले से ज़्यादा है। मतलब यदि हम इसको V मान ले तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा 4V। तो वॉल्यूम क्वेश्चन में मेंशन है कि इसका 4 टाइम्स हायर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, इसलिए ये V है तो ये हो जाएगा 4V। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और इसलिए हम यहाँ पे मान लेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे रेशो तो एटलीस्ट हम निकाल सकते हैं। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स x है तो यहाँ पे कितने होंगे, 4x हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो जैसा वॉल्यूम का रेशो रहेगा वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स का रेशो रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, x मोल हो गया, ये हो जाएगा कितना, 4x मोल। तो अपना वॉल्यूम है टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो इस तरह से रेशो में है, उससे हमने मोल का रेशो निकाल लिया। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। नाउ फाइनली क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि फाइनली हम इस पर्टिकुलर लार्जर जो कंटेनर है उसको थर्मोस्टेट में रखते हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कर देते हैं हम 500 केल्विन। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सेम रखते हैं, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। और फिर उन्होंने पूछा है कि फाइनल प्रेशर कितना होगा, फाइनल प्रेशर कितना होगा। सिंस हमको पता है कि कनेक्टेड कंटेनर्स में जो टिपिकल बात होती है वो ये होती है कि जब हम गैसेस को मिक्स करने के लिए अलाउ करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने की कोशिश होती है। और आफ्टर इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो जाता है तो आफ्टर इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो कैसा रहता है, सेम हो जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर रहेगा वो पूरे सिस्टम का कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज P। ओके नाउ अब यहाँ पे टेम्परेचर जब वो चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो हायर टेम्परेचर वाले कंटेनर से कुछ मॉलिक्यूल लोअर वाले में शिफ्ट होते हैं। एज वी नो दैट कि हायर टेम्परेचर वाले कंटेनर के मॉलिक्यूल्स है, मतलब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और इसीलिए वो इधर डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे। तो इसके कारण ये जो 4 और 4x का जो रेशो है ये चेंज हो जाएगा और वो रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। मान लो कि इस टेम्परेचर चेंज से जो नंबर ऑफ मोल्स हुए हैं वो मान लो यहाँ पे N1 है और यहाँ पे कितने हैं, N2, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो अभी भी यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे V है और यहाँ पे कितना है, 4V है। बट टेम्परेचर चेंज करने से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है वो, उनका रेशो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में P की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम गैस लॉस को अप्लाई करते हैं फाइनल कंडीशन है बिटवीन 2 कंटेनर्स, ये भी एक हमारे पास ऑप्शन रहता है। और या तो हम गैस लॉस को अप्लाई करते हैं एक ही कंटेनर में इनिशियल और फाइनल के बीच में। ऐसे दोनों ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। गैस लॉ को हम फाइनल कंडीशन में बिटवीन 2 कंटेनर्स अप्लाई कर सकते हैं और गैस लॉ को हम क्या कर सकते हैं, एक ही कंटेनर के लिए इनिशियल और फाइनल के बीच में भी गैस लॉ को हम या गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसमें करेंगे फिर यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे यहाँ पे तो टेम्परेचर चेंज करने से सिंस अपने को पता है कि PV इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है, nRT होता है। तो अब कौन सी चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट है और कौन सी वेरिएबल है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमको पता है कि फाइनल प्रेशर कनेक्टेड कंडक्टर के प्रॉब्लम में फाइनली जो होता है वो सेम ही रहता है, P। तो वो P होगा कांस्टेंट। R की वैल्यू तो पहले से कांस्टेंट है, मतलब V, N और T ये वेरिएबल्स है और इन्हीं वेरिएबल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, V/NT इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। V/NT इसको नीचे लेके आएंगे, P और R एक साइड आ गए तो वो कांस्टेंट है, तो V/NT यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, V1/N1T1 इक्वल टू V2/N2T2। ये हमारा फॉर्मूला इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए निकल के आता है। और ये फॉर्मूला कैसे निकल के आप देखते हो कि कौन से वेरिएबल्स हैं और कौन से कांस्टेंट्स है, ये हमको क्वेश्चन को देख के एनालाइज करना है और उससे हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। पिछले वाले प्रॉब्लम में जो हमारा फॉर्मूला आया था वो N1T1 इक्वल टू N2T2 आया था, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम भी कांस्टेंट था, वॉल्यूम भी सेम था। पर यहाँ पे वॉल्यूम सेम नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम जो डिफरेंट है, तो वॉल्यूम टर्म वाली भी फॉर्मूला जो है उसमें इंक्लूडेड रहेगी। तो चलो इन सब वैल्यू को हम रख देते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम V है डिवाइड बाय N1 जो है वो कितना है, यहाँ पे N1 ही है, और T1 जो है यहाँ पे कितना है, 300, इन दोनों के बीच में। और यहाँ पे ये 4V है डिवाइड बाय N2 और यहाँ पे T2 कितना है, 500। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे N2 के टर्म्स में, ओके। और यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, 0 0 जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, बी से बी भी यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, और यहाँ से n2 की वैल्यू जो है वो यहाँ से कितनी निकलेगी, n2 की वैल्यू निकलेगी 5, सॉरी n2 इक्वल टू कितना होगा, इसको यदि हम यहाँ पे लेके जाए तो ये हो जाएगा 12n1/5। तो इस तरह से n2 जो है वो हमने यहाँ पे लिखेंगे, नहीं यहाँ पे n2 की वैल्यू कैसी आएगी, ओके यहाँ पे n2 इक्वल टू n2 को इधर लेके जाएंगे, n1 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4n1, और यहाँ पे जो है 3 4 12 हो जाएगा, ओके ये हो जाएगा 12n1/5 n2 की वैल्यू। नाउ इस n2 के वैल्यू को हम यूज करेंगे आगे प्रॉब्लम में, आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ इस केस में हम देखते हैं बेटा कि हम इनिशियली जो टोटल मोल्स है और फाइनल जो टोटल मोल्स है वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि मोल्स तो कहीं स्केप नहीं हो रहे, कंटेनर के अंदर ही है। तो इनिशियल जो मोल्स है, इनिशियली टोटल मोल जो है वो कितने हैं इनिशियली, तो यहाँ पे होगा x प्लस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 5x, ओके इनिशियल टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्लूडिंग बोथ दी कंटेनर कितना होगा 5x, और यहाँ पे फाइनली जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे n1 प्लस n2। तो इनिशियल मोल्स टोटल कितने हैं 4x प्लस x 5x, और फाइनली टोटल मोल्स कितने हैं n1 प्लस n2, और हमको पता है कि ये दोनों इक्वल ही रहेंगे क्योंकि मोल सिर्फ ट्रांसफर हो रहे हैं, कहीं स्केप तो नहीं हो रहा है, इसलिए इनिशियल टोटल मोल्स और फाइनल टोटल मोल्स जो है वो कितने होंगे सेम रहेंगे। तो इनिशियल टोटल मोल जो है वो यहाँ पे कितने 5x, फाइनल टोटल मोल्स कितने हैं n1 प्लस n2, और वो दोनों को हमने क्या कर दिया इक्वल कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे x के टर्म में इस इक्वेशन में x की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे आती है, तो यदि हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे n2 की जगह पे ये रख देंगे, तो n1 प्लस ये कितना होगा 12n1 अपॉन कितना होगा 5, ओके इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 5x, ओके। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 17n1 अपॉन कितना होगा 5, और ये हो जाएगा कितना 5x, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 17n1 अपॉन हो जाएगा 25। तो ये x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 17n1 अपॉन कितना होगा 25, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर 5 को इधर लेके आएंगे, तो जाएगा 5n1 5 प्लस 17n1, ओके 5 को नीचे, तो ठीक है x इक्वल टू 17n1 अपॉन 25, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। नाउ इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाला, मतलब हमारी ये वैल्यू आ गई और ये वाला भी दोनों टर्म्स हैं, और प्रेशर भी हमको यहाँ पे। तो देखते हैं भी कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गैस लॉस है उन गैस लॉस को हम क्या करेंगे, जैसे हमने इन दोनों के बीच में अप्लाई किया वैसे इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे, जैसे हमने पार्ट 1 में लिखा था। तो इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे तो सिंस अपने को पता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो यहाँ पे क्या होगा PI इनिशियल डिवाइड बाय P फाइनल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, ठीक है। तो नाउ अब इनिशियल जो प्रेशर है वो कितना है 1.5, फाइनल प्रेशर जो वो P है वो हमको निकालना है। यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ मोल जो है वो यहाँ पे कितने हैं x, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने हैं x, और फाइनल जो है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा फाइनल दैट विल बी n1। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इट विल बी क्वाइट इजी यदि हम यहाँ पे क्या करें n1 के टर्म में हम इसको अरेंज करके और n1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, वो थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ अपने को पता है कि x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कितनी है 17n1 अपॉन 25, तो यहाँ पे n1 इक्वल टू कितना होगा 25x अपॉन यहाँ पे कितना होगा 17, वो n1 जो है वो यहाँ पे हम रख देंगे। तो 1.5 डिवाइड बाय p इक्वल टू x एज इट इज है, n1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 25 x अपॉन यहाँ पे क्या होगा 17। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 25 इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय p। इसको हम सॉल्व करेंगे, p इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइड बाय 17, तो ये आता है 2.2 एटमॉस्फेयर से। तो ऐसे करके हमारा p का वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना कनेक्टिंग कंटेनर में सेकेंड वैरायटी, और अब हम जाएंगे अगली वाली वैरायटी में नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू बेटा।